डियर स्टूडेंट्स, आपको हमने पिछले क्लास में डीएनए के बारे में सब कुछ बता दिया है। हमने आपको ये बता दिया कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, हमने आपको ये बता दिया कि न्यूक्लिक एसिड में डीएनए क्या होता है, हमने आपको हल्का फुल्का आरएनए के बारे में बताया, हमने आपको ये बताया कि क्रोमोसोम बनता कैसे है, यानी हमने क्रोमोसोम का न्यूक्लियोसोम मॉडल भी आपको बताया। आज जो हम बताने जा रहे हैं उसके पहले आप एक बात सुन लीजिए। हेडिंग तो हमारा ये है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, यानी हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए से ही हर चीज का शुरुआत होता है, डीएनए ही कंट्रोलिंग सिस्टम है। मतलब कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल में हो रहा है उसके लिए ब्लूप्रिंट जो है वो डीएनए के पास है। मतलब ये लाइन कह देना कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये काफी नहीं है, इसको प्रूफ करना पड़ता है। यानी कि साइंस में जो साइंटिस्ट की एक कम्युनिटी है, जो साइंटिस्ट का एक ग्रुप है, जो साइंटिस्ट का एक कांग्रेस है, कांग्रेस का मतलब संगठन, वो ऐसे नहीं मानता, वो हर चीज का प्रूफ लेता है। मेंडल साहब अपने टाइम में प्रूफ नहीं दे पाए दुनिया को, मेंडल साहब डेथ कर गए, उसके बाद भी प्रूफ नहीं, दूसरे लोगों ने उनको प्रूफ किया कि हाँ ये बात है। मतलब कोई चीज को प्रूफ करना बहुत जरूरी है जेनेटिक्स में या किसी भी चीज में। साइंस में एक्सपेरिमेंट का जो प्रूफ होता है, बार बार एक्सपेरिमेंट करके तब आपको एकदम जब प्रूफ हो जाएगा तब आपका बनेगा लॉ। तो कहता है साइंस में हाइपोथेसिस कोई भी दे सकता है, थ्योरी भी बन जाएगा, लेकिन थ्योरी को लॉ बनने में, ठीक है, रिपीटेड रिजल्ट सेम चाहिए। ठीक है, अब जिसे अभी देख लीजिए, बाबा रामदेव साहब ने कोरोनिल दवा बना लिया, ठीक है, तो कोरोनिल बना लिया तो उसका प्रूफ मांग रहा है सीएम वाला, उसका प्रूफ और कोई मांग रहा है, उसका पूरा रिसर्च पेपर मांगेगा, कितने मतलब पेशेंट पे आपने वो किया, रिसर्च किया, कितने पेशेंट को दिया, कब दिया, क्या क्या असर हुआ, उनका उस समय बीपी कैसा था, कफ कैसा था, ये सारा कुछ रिसर्च मांग रहा है। वैसे तो इंडिया में ये सब पॉलिटिक्स होती है, पता ही है आपको। एक कोरोना मरीज को ठीक करने में इंडिया में भी टोटल खर्चा लग रहा है 50,000 रुपए के आसपास। और बाबा रामदेव अगर बोल रहे हैं कि 503 रुपये हमारा है या 603 में है, तो लोगों को ट्रैक करने में क्या दिक्कत है। लेकिन यह पॉलिटिक्स, ठीक है। इसके पहले आपने देखा होगा, ठीक है, क्रीम है फेयर लवली क्रीम, फेयर लवली क्रीम से कौन सा लोग बुरा हो जाता है, लेकिन लिखा हुआ है फेयर लवली क्रीम। ये सब चीजें जो है, ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। या कोई भी आप आयुर्वेदिक चीज देख लीजिए, आप ऑर्थो तेल देख लीजिए, उसमें क्या होता है, उसमें मतलब बोला जाता है घुटना सही होता है। किसी ने देखा है घुटना सही हो जाता है? बिल्कुल नहीं, उसका प्रूफ कोई नहीं मांग रहा है। लेकिन ये आदमी अगर एक संघर्ष करके बनाया मेडिसिन तो उसको 50 प्रूफ मांग रहा है। तो अभी आपका प्रूफ क्या है, हमारा क्वेश्चन है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इस बात का प्रूफ देना है। तो सुनिए, कहता है कि कोई भी मानेगा कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट सम वायरसेस, ठीक है। कुछ वायरस ऐसे हैं जिसमें डीएनए होता ही नहीं है। मतलब जहां जिस ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्रूफ ऑर्गेनिज्म हो। कंट्रोवर्शियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वायरस के बारे में आप जानते हैं कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, उसमें लिविंग का भी कुछ कैरेक्टर है, उसमें नॉन लिविंग का भी कैरेक्टर है, ठीक है। तो कहता है उसमें लिविंग का कैरेक्टर, नॉन लिविंग दोनों है, इसलिए उसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। तो वो कंट्रोवर्शियल है, विवादास्पद है। तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसमें डीएनए होता ही नहीं। आप जानते हैं कोई भी वायरस या तो न्यूक्लिक एसिड होगा या प्रोटीन होगा। न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं होगा। मतलब डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ नहीं होगा। तो जहां पे सिर्फ आरएनए है, क्या वहां डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है? नो। तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट सम वायरसेस, ये लाइन जरूर याद रखिएगा, एक्सेप्ट सम वायरसेस, यानी कि एक्सेप्ट सम वायरसेस, एक्सेप्ट सम वायरसेस, ठीक है, एक्सेप्ट सम वायरसेस। कुछ वायरस ऐसे हैं जिसमें डीएनए होता ही नहीं है, वहां पे आरएनए होता है। वहां पे क्या होगा जेनेटिक मटेरियल? आरएनए होगा, ठीक है। तो एग्जांपल, ऑल प्लांट वायरस, ऑल प्लांट वायरस, ठीक है, एंड सम एनिमल वायरस, सम एनिमल वायरस, ठीक है। ऑल प्लांट वायरस, सम एनिमल वायरस। प्लांट वायरस में भी एक वायरस ऐसा है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, जिसमें आरएनए नहीं पाया जाता, जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो सीधा मतलब है
कह सकते हैं एक्सेप्ट सम वायरसेस, या सीधा अगर वो भी हम ना लिखें तो एक्सेप्ट आरएनए वायरस कर देते हैं। हो गया आरएनए वायरस, ठीक है, आरएनए वायरस। यानी कि जहां जहां पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो कोई एनिमल वायरस हो, चाहे वो सारा प्लांट वायरस हो, एक को छोड़ के सब में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डीएनए होगा। यानी डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट आरएनए वायरसेस। ये बात क्लियर हो गया। अब इसी को प्रूफ करना है, कहता है कि प्रूफ करना है तो पहला जो थ्योरी आया, प्रूफ करने वाला पहला जो लाइन आया, उसको थ्योरी ही बोल लेंगे अभी, ठीक है। वो आया 1928 में, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। बड़ा इंटरेस्टिंग खोज की है इन्होंने, एक्सपेरिमेंट की। फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब जो थे, ये बड़े ही सूझबूझ वाले साइंटिस्ट थे, बट उस समय उतना ज्यादा टेक्निक नहीं बना था 1928 में, ठीक है। बहुत ज्यादा टेक्निक नहीं आया था, इवन उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी नहीं आया था, ठीक है। तो कहते बहुत ज्यादा टेक्निक का डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या नाम है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए, ठीक है, कोई यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट का पूरा दिनचर्या जो है उसका गड़बड़ है, इधर उधर घूमना, इधर उधर भागना, ठीक है, ऐसे टाइम बर्बाद करना। मान लो उस स्टूडेंट को हमने बुला के, ठीक है, कुछ अच्छी चीजें अपने दिमाग से, कुछ अच्छी लाइन उसके दिमाग में ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद उस स्टूडेंट का पूरा रूप रंग बदल गया, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल होता है, सब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, तो वो सारा कुछ अपने आप को बदल लिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब अपने फॉर्म में चेंज लाना और नए ढंग से जीवन को चलाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो उनके यानी कि मतलब जो ग्रिफिथ साहब है, जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ है, इस पे आप ध्यान मत दीजिए, लास्ट में बताएं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ठीक है, इन्होंने 1928 में जो एक्सपेरिमेंट किया उसका नाम क्या था? ठीक है, उसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। इसके द्वारा उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, बट पूरी तरह साबित नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको पढ़ते हैं। तो क्या साबित करने की कोशिश की? सो देखिए, इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, कहता है एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में एक बैक्टीरिया लिया, उसका नाम था, पूरा नाम मैं लिखता हूं, उसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया। क्या नाम था उसका? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया था उनके पास, स्ट्रेप्टोकोकस। ये देखिए, ये कोकस को पहले पकड़िए। कोकस का मतलब, कोकस किसी बैक्टीरिया में लगा हो, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, मोनोकोकस। कोकस का मतलब होता है एस्फेरिकल, और बैसिलस कहीं पे लगा हो, ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस, ठीक है, उसका मतलब होता है रॉड सेप्ट। विब्रियो का मतलब होता है कोमा सेप्ट, ठीक है। तो कहता है ये कैसा बैक्टीरिया है? कोकस बैक्टीरिया है। ये कैसा बैक्टीरिया है? ये स्फेरिकल बैक्टीरिया। स्फेरिकल बैक्टीरिया अगर चेन में हो उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, और ये किसको कॉज करता है? निमोनिया को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया है, ये कैसा है? ये चेन में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है, ये स्फेरिकल बैक्टीरिया है, स्फेरिकल बैक्टीरिया है, और ये क्या कॉज करता है? निमोनिया कॉज करता है, ये निमोनिया कॉज करता है। ये दो तरह का होता है बैक्टीरिया, ठीक है। यानी कि ये बैक्टीरिया कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे पूरा राज छुपा हुआ है। दो तरह का होता है। कहता है कि इस बैक्टीरिया का दो क्वालिटी बन सकता है, क्योंकि इस बैक्टीरिया में दो वैरायटी होते हैं। एक बैक्टीरिया ऐसा होता है जिसके ऊपर कैप्सूल लगा होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का कैप्सूल लगा होता है, कार्बोहाइड्रेट का कैप्सूल लगा होगा। आप जानते हैं बैक्टीरिया में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर सेल वॉल होगा, और सेल वॉल के ऊपर भी एक कैप्सूल अगर हो तो उसको बोलेंगे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, और अगर कैप्सूल ना हो उसको क्या बोलेंगे? नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। जिसे अभी देखिए भारत और चीन में लड़ाई हो रहा है, तो भारत चीन के बीच मान लो लड़ाई हुआ, मान लो दोनों बगल से गोलीबारी चली या पाकिस्तान के साथ चलते रहता है, जो सेना का जवान बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहेगा, बताइए उसका मरने का खतरा क्या रहेगा? कम रहेगा। और जो सेना का जवान
बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनेगा उसको मरने का खतरा क्या रहेगा? ज्यादा। तो बताइए, जो बैक्टीरिया कैप्सूल पहने हुए है चारों तरफ से, यानी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। यहां पे समझना है कुछ। और जिसमें नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तो बताइए, आपके बॉडी में कौन बैक्टीरिया ज्यादा खतरनाक होगा? कैप्सुलेटेड या नॉन कैप्सुलेटेड? कैप्सुलेटेड। तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल है, ना आपके बॉडी का एंजाइम उसको मार सकता है, ना आपके बॉडी का एंटीबॉडी मार सकता है, ना आपके बॉडी में जो मेडिसिन आप लेते हैं उस बैक्टीरिया को मारने के लिए, ना वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो बताइए क्या होगा? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया सरवाइव करेगा और उसकी संख्या बढ़ेगी तो आपका डेथ होना क्या है? निश्चित है। और ये बैक्टीरिया अगर जाएगा नॉन कैप्सुलेटेड तो क्या होगा? नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जाएगा तो उसको एंजाइम इजीली मार देगा, क्योंकि उसके ऊपर कैप्सूल तो है नहीं, ठीक है, उसको इजीली डिस्ट्रॉय कर देगा। तो बैक्टीरिया खत्म, आप सर्वाइव करेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया खत्म तो आप सर्वाइव करेंगे, बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा तो आप खत्म, ठीक है। तो सोचिए कौन ज्यादा खतरनाक है, कैप्सुलेटेड या नॉन कैप्सुलेटेड? कैप्सुलेटेड। ये बैक्टीरिया का जब पूरा का पूरा ग्रुप तैयार होता है ना, कॉलोनी जब इसकी तैयार होती है, चमकता हुआ कॉलोनी होता है, ठीक है। इसके कॉलोनी को हम लोग बोलते हैं साइनी कॉलोनी, ठीक है। यानी कि ये चमकता हुआ है, और ये, ठीक है, मतलब नॉन साइनी होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एस टाइप, उसको बोलते हैं आर टाइप, एस टाइप और आर टाइप, रफ, स्मूथ, साइनी, ठीक है। तो बताइए क्या बताया हमने, कौन ज्यादा खतरनाक होगा? ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। अच्छा, ये इसमें क्या होगा? कैप्सुलेटेड में 3 लेयर होगा, ठीक है। पहला कौन सा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा कौन सा? सेल वॉल, और तीसरा कौन सा बताए थे? कैप्सूल। और बताइए यहाँ पे जनरली क्या होगा? बोलिए 2 लेयर होगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं R2 और इसको बोलते हैं S3। वैरायटी आपको दिमाग में आ गया? S3 क्यों बोलते हैं, R2 क्यों बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है? ज्यादा खतरनाक है, इसको क्या बोलेंगे? वायरुलेंट, यानी कि मोर पैथोजेनिक, ठीक है। और बोलिए ये क्या बोलेंगे? नॉन वायरुलेंट और नॉन पैथोजेनिक। आप अच्छे से याद कर लीजिए, नॉन वायरुलेंट या नॉन पैथोजेनिक। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो बताइए कौन बैक्टीरिया ज्यादा खतरनाक है? कौन किसी एनिमल को डेथ कर सकता है? कैप्सुलेटेड। कौन नहीं कर सकता है? नॉन कैप्सुलेटेड। ये पूरा याद हो गया। अब देखिए कुछ भी नहीं है एक्सपेरिमेंट, बस 5 मिनट का एक्सपेरिमेंट खत्म। इन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया। सबसे ज्यादा सस्ता दुनिया में क्या था उस समय मालूम है? कभी भी कोई भी दवा बनाओ, किसी चीज को प्रूव करना हो, किसी का क्लिनिकल टेस्ट करना हो, किसी का ट्रायल करना हो क्लिनिकल, चूहे को ले लो, ठीक है। उन्होंने माइस को ले लिया, ठीक है, माइस को ले लिया। ये तो कुछ नहीं किए, तो चूहे को मतलब सही सलामत रखे। लेमार्क साहब जो थे, उसके फादर, क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन में मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। यूज एंड मिसयूज ऑफ, ठीक है, ऑर्गन्स या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। उन्होंने तो कितने चूहे का, लाखों चूहे का पूछ काट के ब्रीड करवाते थे, फिर चूहा जन्म लेता था पूछ के साथ, ठीक है। उन्होंने बहुत सारा उपद्रवी काम किया, ये तो कुछ नहीं किया। देखिए इन्होंने क्या किया, 4 स्टेप में एक्सपेरिमेंट किया। पहला आर स्ट्रेन को, ठीक है, इंजेक्ट इन माइस, सर्वाइव किया। बताइए आर स्ट्रेन वाले को इन्होंने चूहे के अंदर इंजेक्ट करवाया। बताइए चूहा मरेगा या बचेगा? ये बचेगा, सर्वाइव करेगा। क्यों? आर टाइप डाला। ये क्या होता है? नॉन वायरुलेंट होता है, नॉन पैथोजेनिक होता है, ठीक है। चूहे के बॉडी का एंजाइम इसको क्या किया? मार दिया, ठीक है। तो चूहा बचा रहा, चूहा सर्वाइव किया, ये बात क्लियर है, चूहा बचा रहा। अब एस स्ट्रेन डाला, चूहा क्या हो गया? ऑब्वियसली आपने उधर पूरा पढ़ लिया, चूहा क्या हो गया? किल्ड हो गया। लेकिन देखिए अब तीसरा में क्या हुआ? हीट किल्ड एस स्ट्रेन। उसको पूरे एस टाइप को क्या किया? हीट किल कर दिया, यानी कि पानी में लेके, कल्चर में लेके उसको हीट किल करके उसको मार दिया। तो हीट किल्ड में क्या हुआ मालूम है? ठीक है, हीट किल तो कर दिया, ठीक है। तो हीट किल में हुआ क्या कि उसका पूरा का पूरा तो मर चुका था। अरे वो पूरा का पूरा मर चुका था, उसका जो डिजीज कॉजिंग क्षमता था वो खत्म हो गया था, यानी कि वो चूहा मर चुका था। तो चूहा जब मर गया,
यानी कि उसकी कैपेसिटी एस टाइप की जो कैपेसिटी थी, डेंजर कैपेसिटी, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। बताइए उसमें भी चूहा क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। अरे एस टाइप था, एस टाइप ओरिजिनल डालने पे क्या हुआ था, किल्ड हो गया था, ठीक है। लेकिन अब एस टाइप जो बैक्टीरिया है उसी को आपने मार दिया और उसको तब किस में डाला, ठीक है, चूहा में डाला, चूहा सर्वाइव किया। लेकिन चौथा एक्सपेरिमेंट देखिए क्या हुआ, हीट किल्ड एस टाइप, ये देखिए हीट किल्ड एस टाइप, स्ट्रेन मतलब वेराइटी, प्लस, ठीक है, लाइव आर टाइप, लाइव आर स्ट्रेन मतलब क्या, ये इसको लाइव कर दीजिए, मतलब लाइव, ठीक है, इसलिए लाइव लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे आपने हीट किल किया है। ये हमारा क्या है, ये भी लाइव कर दीजिए, ठीक है। और ये हमारा क्या हुआ, हीट किल्ड एस टाइप, ये वाला लिए जिस बैक्टीरिया को आपने पहले डेथ करा दिया है, मार दिया है, तो मार दिया है तो क्या हो, जब उसको मार ही दिया है तो क्या वो नॉन पैथोजेनिक हो गया, तो क्या वो करेगा उसमें, नहीं करेगा, ठीक है, मतलब डिजीज कॉज नहीं करेगा, चूहा बचा रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हीट किल एस टाइप और लाइव आर टाइप, यहाँ पे जब हम डाले तो आपको सरप्राइज मिलेगा, आपको पहले विश्वास नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो गया, किल्ड हो गया बैक्टीरिया, ये माइस। क्यों माइस किल्ड हो गया, जरा सोचिए। कहता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, जिंदा होना चाहिए था, क्योंकि ये आर टाइप डालते थे तब भी सर्वाइव और ये हीट किल डालते थे तब भी सर्वाइव, दोनों को मिलाए तो फिर ये मरा क्यों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। तो मरा इसलिए क्योंकि ये जो आर स्ट्रेन था उसमें ये मरे हुए एस स्ट्रेन का, जब एस स्ट्रेन को आपने हीट किल किया उसका प्रोटीन खत्म हो गया था, बट उसका डीएनए बचा रह गया था। डीएनए हीट स्टेबल होता है, यही बात गौर करने वाली है। डीएनए हीट स्टेबल है, डीएनए हीट रेसिस्टेंट है, डीएनए को हीट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, सिर्फ डीएनए का वो जो डबल हेलिक्स होता है वो खुल जाएगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेस के बीच वो खुल जाएगा, यानी डीएनए हेलिक्स अनवाइंड हो जाएगा और डीएनए खत्म नहीं होगा। वो डीएनए हीट किल असिस्टेंट जो था उसका डीएनए तो बचा हुआ था, वो डीएनए चला गया किसमें, लाइव आर स्ट्रेन में, और लाइव आर स्ट्रेन के ऊपर क्या बन गया, कैप्सूल बन गया। तो लाइव आर स्ट्रेन किसमें बदल गया, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में बदल गया, और कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया क्या होता है, डेंजरस, इसलिए चूहा क्या हो गया, मर गया। अब समझ में आ गया होगा आपको लास्ट लाइन, ठीक है। यानी कि ये जब दोनों हमने मिला दिया तो आर स्ट्रेन तो लाइव था ही, बट ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था उसका प्रोटीन सिर्फ मरा था, प्रोटीन डीनेचर्ड हुआ था, लेकिन उसका डीएनए इंटैक्ट था, क्योंकि डीएनए हीट स्टेबल, हीट किल करने से भी डीएनए नहीं मरा था, तो उसका ये डीएनए सॉल्यूशन थी, दोनों एक सॉल्यूशन में रखा गया, तो उसका डीएनए ट्रांसफर हो गया, किसमें ट्रांसफर हो गया, आर स्ट्रेन में। तो कहता है इसका मतलब आर स्ट्रेन में डीएनए ट्रांसफर होने के बाद आर स्ट्रेन के ऊपर क्या बन गया, कैप्सूल बन गया, और कैप्सूल बन गया तो इसलिए वो आर स्ट्रेन बिकम, ठीक है, यानी कि ये हुआ क्या, ठीक है, डीएनए ऑफ, बताइए, हीट किल एस स्ट्रेन, ठीक है, इज ट्रांसफर्ड, ठीक है, इन, क्या बोलिएगा, ट्रांसफर्ड इन आर स्ट्रेन, ठीक है, क्लियर। देन आर स्ट्रेन बिकम कैप्सुलेटेड एंड क्या बोलिएगा, वायलेंट, इसलिए वो किल हो गया, माइस को किल कर दिया, क्लियर हो। तो बताइए, यही देखिए यहां पे, अब देखिए, इंसर्शन ऑफ नेकेड डीएनए इनटू न्यू बैक्टीरियम इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या बोलिएगा, ये एस हीट किल एस स्ट्रेन का डीएनए इंजेक्ट हो गया किसमें, लाइव आर स्ट्रेन में, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह से, ठीक है, 1928 में, ठीक है, प्रूफ किए, किन्होंने प्रूफ किया, ग्रिफिथ साहब ने। लेकिन जो साइंस के जो ग्रुप थे ना, ठीक है, वो नहीं माने। आप एक बात जानिए, आप कोई भी चीज कीजिएगा तो आपको पहले लोग, ठीक है, आपका मजाक उड़ाएगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगा, फिर आपके पीछे इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, बस तुम ही जो हो। तो ये है, कोई भी नया एक्सपेरिमेंट कीजिए, डरिए मत, लाइफ नो रिस्क नो गेन। पहले आपके डिसीजन पे लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, फिर कहेंगे इससे कुछ होगा नहीं, फिर जब हो जाएगा आप ही पीछे जाएंगे, एक नौकरी दिला दो ना। इसलिए आपको कोई नया चीज करने से डरना नहीं है, बट सोच समझ। इन्होंने किया, नहीं माना, बाद में दुनिया ने इन्हीं को माना, ठीक है। कुछ दिनों के बाद
ये 1928 का है। 1944 में फिर आए एवरी, मैक्लॉयड, मैकार्टी, और फिर लास्ट में आए हर्सी एंड चेस। तो मेरा अगला एक्सपेरिमेंट मात्र 15 मिनट का वीडियो होगा, वो होगा एवरी, मैक्लॉयड, ठीक है, उनका होगा, ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट इसी को प्रूफ करने के लिए, यानी इसी सब को प्रूफ करने के लिए अगला होगा, ठीक है। तो लगातार 3 वीडियो आपको मिलेगा, यानी कि इसके बाद क्या मिलेगा, ठीक है। उनका नाम था ओसवाल्ड एवरी, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, या एवरी ओसवाल्ड एक्सपेरिमेंट। दूसरा हर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। उसके थ्रू भी प्रूफ यही करेंगे कि डीएनए इज द जेनेटिक मेथड, बट इसी बात को प्रूफ किया जाए। इन्होंने कोई मतलब इस चूहा को छोड़ के बाकी कोई प्रूफ नहीं दे पाया, इसलिए अगला प्रूफ देखेंगे कैसे कैसे होता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।